हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है मेथड्स ऑफ नोट इशू। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्टली है आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप इस पे अटेंशन रखोगे और अपना कंसेप्ट क्लियर करोगे। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट ओवर द इयर्स डिफरेंट सिस्टम्स वर यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक्स टू इशू द नोट्स। मतलब डिफरेंट ईयर्स से डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इशुएंस इम्प्लीमेंट किए गए हैं सेंट्रल बैंक ने, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको चेंज किया गया, उनको अबेंडन किया डिफरेंट रीजंस की वजह। तो आरबीआई हम जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर वी हैव द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई। आरबीआई को एक सोल अथॉरिटी है कि मोनोपोली है कि नोट इशुएंस की। तो जब आरबीआई अब नोट इशू करता है, जब आरबीआई को नोट इशू करना चाहता है तो उसको कुछ सिस्टम्स का तरीका अप्लाई करना पड़ता है, उसको कुछ वेज फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऑन दैट बेसिस दैट दे कैन इशू द नोट। तो अब ये सिस्टम्स क्या हैं, अब ये मेथड्स क्या हैं, अब ये प्रोसीजर्स क्या है, अब ये वेज क्या हैं, तो उन वेज पे हम आज डिस्कस करेंगे। एक हमने लिखा है मेथड्स ऑफ नोट इशू। तो मेथड्स ऑफ नोट इशू बहुत है, वी विल डिस्कस सम ऑफ द बेसिक, मेनली जो प्रैक्टिसाइज किया गया है फ्रॉम ईयर्स। 5 हमारे पास हैं, 4 ही बेसिकली हैं, एक को प्रैक्टिसाइज नहीं किया गया है, दैट इज दिस वन। तो हम देखेंगे आज क्या प्रिवेलिंग है इकोनॉमी के अंदर और आज के बैंक्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आज का जो सिस्टम ऑफ इशुएंस है वो कौन सा है, कैसे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला है दैट इज द सिस्टम ऑफ सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। सिंपल डिपॉजिट सिस्टम जो है, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि 100% बैकिंग होती है करेंसी की, मींस देयर इज अ 100% रिजर्व ऑफ करेंसी। जब आरबीआई करेंसी को इशू करता है, जब आरबीआई नोट्स को इशू करता है, उस टाइम आरबीआई को दिस सिस्टम अथॉराइज देता है, दिस सिस्टम गाइड करता है, गाइडलाइन देता है कि भाई आपको 100% रिजर्व्स रखने हैं, ताकि देयर शुड बी इन द गोल्ड और द सिल्वर या गोल्ड के कन्वर्टेबल होने चाहिए ऑन द डिमांड, ऑन द एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो करेंसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हैं। हमने जो 2 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, करेंसी प्रिंसिपल एंड द बैंकिंग प्रिंसिपल। करेंसी प्रिंसिपल भी ही एडवोकेट करता है कि यू हैव टू 100% ऑफ, देयर शुड बी 100% ऑफ बैकिंग इन द करेंसी इन द सिस्टम। तो करेंसी प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है। तो अब ये सिस्टम जो 100% बैकिंग सिस्टम है, ये अब कॉस्टली है, इसका कीमत ज्यादा है, इसकी जो डिफरेंट एलीड कॉस्ट्स हैं वो ज्यादा हैं। तो इसके बेसिस पे इस सिस्टम को अभी तक प्रैक्टिसाइज नहीं किया गया है, इस सिस्टम को आज तक प्रैक्टिसाइज नहीं किया गया है। किसी बैंक ने, किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने इस सिस्टम को आज तक नहीं, स्टैंडर्ड जो हमने पढ़े हैं गोल्ड सिल्वर, उसके अंदर तो बैकिंग थी वो अलग है, लेकिन द सिस्टम दैट द डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स implemented, but they did not use this system, they did not apply this system in their issuance। तो इसलिए इसको प्रैक्टिसाइज नहीं किया गया है, ताकि इस और एक इशू एक भी है इसका, दैट इज द नो इलास्टिसिटी, मींस इलास्टिसिटी इसके अंदर नहीं है। इकोनॉमी को कितना पैसा, बाकी चीज रिड्यूस, इनकम सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज, वो भी एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। सो दिस सिस्टम, द सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, वी हैव सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, इट वाज अबैंडन्ड एंड वाज नॉट प्रैक्टिसाइज्ड बाय एनी बैंक। तो ये पहला सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द करेंसी प्रिंसिपल, 100% बैकिंग। अब जो हमारा दूसरा है वो है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम। बेसिकली हम उसको फिड्यूशियरी लिमिट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उसको अथॉराइज किया जाता है कि भाई आपको कुछ जो फिक्स्ड करेंसी है, मींस यू हैव टू अमाउंट, यू हैव टू इशू द फिक्स्ड करेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको फिक्स्ड करेंसी करनी है, यू हैव टू इशू फिक्स्ड करेंसी
फिक्स्ड इशू करेंसी, आपको फिक्स्ड करेंसी को इशू करना है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मीन जो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, एटसेट्रा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं उनको होल्ड या उनके अंदर मीन अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यू हैव टू इशू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ करेंसी। तो उसके अंदर क्या, यहाँ पर बैकिंग नहीं होनी, इट शुड नॉट बी बैकर्ड, जो करेंसी होगी वो बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। और अगर आपने अब उस सिस्टम मीन अगर आपने अब कोई लिमिट, आपका लिमिट है कि यू हैव टू इशू द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करेंसी, मींस फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि इतने थाउजेंड्स के, इतने लाखों के, इतने मिलियंस के फॉर एग्जांपल आपको इशू करना है। तो अब आपने इशू किया है और अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आगे है, आगे मीन्स कि आपको उन पे होल्ड है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हैं, बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, डेबेंचर्स हैं, तो उन पे आपको होल्ड है। तो अब आपने इशू किया है। नाउ अगर आपने बियॉन्ड द लिमिट इशू किया, नाउ इफ यू इशू द बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड लिमिट, अब वो क्या है, अब बैकवर्ड होना चाहिए, देन इट शुड बी बैकवर्ड। सिंपली बात ये है कि अगर आपको ये सिस्टम अथोराइज करता है कि भाई आपको एक फिक्स्ड करेंसी इशू करनी है, मगर अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, अगर अब इस अमाउंट से, इस लिमिट से आपने, अब नाउ यू गो थ्रू बियॉन्ड दिस लिमिट, आप इस लिमिट से आगे गए, तो अब वो उसमें क्या मसला है, इट शुड बी द बैकर, अदरवाइज इसमें बैकिंग नहीं है। नाउ इफ यू गो बियॉन्ड द लिमिट देन इट शुड बी बैकर, तो इसके अंदर बैकर। तो आरबीआई ने, सॉरी, जो इसको पहले इंग्लैंड ने इसके अंदर, तो पहले इसको इंग्लैंड ने इंप्लीमेंट किया इन अंडर बैंक चार्टर एक्ट 1844। 1844 के अंदर इंग्लैंड ने इसको इंप्लीमेंट किया अंडर बैंक चार्टर एक्ट के अंडर इसको। तो इंडिया ने बेसिकली इसको इशू किया, सॉरी इंप्लीमेंट किया 1862 टू 1920। तो ये फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम, जिसको हम फिडुशियरी लिमिट भी कहते हैं, सॉरी फिडुशियरी लिमिट मीन यहाँ पर फिडुशियरी का मीन जो भरोसा होता है, फिडुशियरी उसी को कहते हैं, फेथ, यहाँ पर फेथ होती है। तो फिडुशियरी लिमिट इसको कहते हैं, कोई लिमिट होता है वो फिक्स्ड होता है। तो क्या होता है बेसिकली, इंग्लैंड ने इसको अंडर बैंक चार्टर एक्ट 1844 के अंदर इंप्लीमेंट किया। एट द सेम टाइम इंडिया ने इसको फ्रॉम 1862 टू 1920 तक इसको इंप्लीमेंट किया गया अपनी इश्यूएंस सिस्टम, अपनी अथॉरिटी के अंदर। तो इट वाज अ फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम। नाउ वी हैव द थर्ड सिस्टम, नाउ वी हैव द थर्ड मेथड, दैट इज अ प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। Fourth point, the fourth method, that is the proportional reserve system। proportional reserve system जो है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कुछ परसेंटेज ऑफ करेंसी जो होती है वो बैकवर्ड होती है, मींस जो कुछ परसेंटेज होती है करेंसी की वो बैकवर्ड होती है। गोल्ड या सिल्वर की मींस इट इज देयर शुड बी अ परसेंटेज, आरबीआई is authorized to issue the currency, to issue the notes of some at the same time some part of the currency should be backed of gold। and इस सिस्टम को इंडिया ने रिकमेंडेशंस ऑफ यंग हिल्टन कमीशन, जिसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे यंग हिल्टन कमीशन क्या है, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। आरबीआई के अंदर, आरबीआई का जो एवोल्यूशन है वहां पर हम देखेंगे कि ये यंग हिल्टन कमीशन क्या है या रॉयल कमीशन क्या है। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर इसको इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ यंग हिल्टन कमीशन, इंडिया ने इसको यूज किया। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ करेंसी जो होती है, कुछ करेंसी जो वो बैकवर्ड होनी चाहिए, और इसको फिर रिप्लेस किया मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने। नाउ दिस सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ने इसको फिर रिप्लेस किया। तो फिर हमारे पास एक सिस्टम जो आज हम करंट इकोनॉमी, करंट सिस्टम, करंट बैंक्स के अंदर देखते हैं, दैट्स द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब हमें जो पढ़ना है दैट्स द मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आरबीआई को अथोराइज किया जाता है, आरबीआई इज अथोराइज्ड टू कीप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड या कुछ सिक्योरिटीज के अंदर फॉरेन करेंसी आती है, हमें फॉरेन करेंसी। तो मीन्स के यहाँ पर कोई अपर लिमिट नहीं होता है, देयर इज नो अपर लिमिट। तो जो आरबीआई है, आरबीआई इज अथोराइज्ड टू कीप सम क्वांटिटी ऑफ gold and currency, sorry, gold and for securities, it is foreign currency, again foreign securities against the note issue। जब आप नोट इशू करोगे तो आपको कुछ क्वांटिटी रखनी है, आपको गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज की अगेंस्ट नोट इशू, उस नोट इशू के। तो कोई अपर लिमिट नहीं है। तो आरबीआई को अथोराइज है कि यू शुड हैव टू कैप टू द 200 करोड़ गोल्ड फॉरेन सिक्योरिटीज रिजर्व्स। 200 करोड़ आपको रिजर्व्स रखने हैं, जिनके अंदर क्या है, मिनिमम 115 करोड़ जो है इट शुड बी ऑफ गोल्ड, और जो बाकी है इट शुड बी ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यही इंडिया के अंदर प्रिवेल्ड है, यही एक अच्छा यूनिक सिस्टम है, आइडल सिस्टम है। तो सिंपली इस सिस्टम के अंदर क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर क्या है कि कुछ क्वांटिटीज आरबीआई इज अथोराइज्ड, हम अपनी बैंक की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक की। सो सेंट्रल बैंक इज अथोराइज्ड टू कीप a minimum quantity of gold or the foreign securities against a note issue. At the same time, there is no upper limit for the issuance of a currency, and at the same time 200 crore of reserves should be kept by the RBI, or apart from the 200 crore 115 crore should be मतलब it should be mandatory, ये जरूरी होना चाहिए कि गोल्ड के 115 होने चाहिए, जो बाकी जो चीज है it should be a foreign currency, foreign securities। तो of note issue, system of note issue, that is the maximum reserve system। मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम जो है ये क्या है, तो मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या है कि जो सिस्टम आरबीआई को अथोराइज करता है, आरबीआई को अथॉरिटी देता है कि आप मैक्सिमम लिमिट रखो नोट इशू के। मीन यू हैव टू फिक्स अ लिमिट ऑफ द नोट इशू। आपको नोट इशू का फिक्स करेंसी का लिमिट रखना है, लिमिट ऑफ करेंसी एंड नोट इशू। नोट इशू का मैक्सिमम लिमिट रखो, और एट द सेम टाइम अब आपने मैक्सिमम लिमिट रखा, अब उस लिमिट बियॉन्ड, नाउ यू बियॉन्ड दिस लिमिट यू कैन नॉट इशू बियॉन्ड लिमिट। अब तो उसके अंदर क्या था जो हमने पहले सिस्टम पढ़ा फिडुशियरी, अगर आपने अब उस लिमिट के आगे गए, आप उस लिमिट से बियॉन्ड गए, तो आप वो बैकवर्ड होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अगर आपने अब लिमिट क्रॉस किया, यू हैव नॉट अथोराइज्ड, यू हैव नॉट द अथॉरिटी टू इशू द बियॉन्ड लिमिट, एंड एट द सेम टाइम लिमिट बैकेट की बात ही नहीं है, और इस सिस्टम के अंदर बैकिंग की बात भी नहीं है, देयर इज नो बैकिंग इन दिस सिस्टम। बैकिंग, तो पहले इस सिस्टम को बेसिकली फॉलो किया, इम्पल किया बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड ने। फ्रांस और इंग्लैंड जो थे फ्रांस और इंग्लैंड ने 1929 से 1939 बेसिकली इसको पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने फॉलो किया फ्रॉम 1928 टू 1939। तो ये था मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम। तो अब हमने जो ये 5 मेथड्स पढ़े, 5 सिस्टम्स पढ़े कि आरबीआई को कैसे और किस तरीके से, किस प्रोसीजर के साथ ये अथॉरिटी देते हैं कि कैसा और किस बेसिस पे आप नोट इशू कर सकते हो। तो जो मेन आइडिया है, जो मेन कंक्लूजन हमें पता चला, जो इसका मेन एम है वो ये है कि आपको उस तरीके का सिस्टम, आपको उस तरीके का मेथड्स यूज करने हैं, प्रोसीजर्स यूज करने हैं, अप्लाई करने हैं, जिसके अंदर क्या आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिली, आपको एक इलास्टिसिटी मिली, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जानिब जाए, जो कॉन्विनेंट होने चाहिए। जैसे कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, कुछ इसमें इनकॉन्विनेंट हैं क्योंकि कॉस्टलीज हैं,
तो उनकी बेसिस पे वो रिजेक्ट किए गए हैं, अबंडन किए हैं, इम्पल नहीं किए गए हैं, फॉलो नहीं किए गए। तो द मेन एम इज कि इट शुड बी इलास्टिक, जो सिस्टम्स होने चाहिए इलास्टिक होने चाहिए, स्टेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कॉस्टली ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एट द सेम टाइम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जानिब ये होने चाहिए। इट शुड takes towards the growth and development, and convenient होने चाहिए। Convenient is the main reason behind this particular note issue methods. So this was all the discussion about the methods of note issue, what are the different methods of note issue, what are the different systems of note issue, and how RBI and on what basis RBI issue the notes. I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe to the channel Economics with Shizan. Thank you very much.